वोंग हान, एक फूड डिलीवरी बॉय, अपनी रेड मोटरसाइकिल पर सिटी की सड़कों से तेजी से निकल रहा था। अचानक उसका फोन बजा और उसने कॉल उठाया। एक अनजान औरत की आवाज आई। उसने कहा कि वो उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है और उनसे बात करनी जरूरी है। डिलीवरी में बिजी वोंग हान ने इसे धोखा समझा। उसने कहा कि उसके पास टाइम नहीं है और गुस्से में कॉल काट दिया। वो फिर से स्पीड पकड़कर ट्रैफिक में से निकल गया। कुछ देर बाद वोंग हान पहुंचा एक्स एक्स फूड डिलीवरी सेंटर पर। बाहर उसके कोवर्कर्स गॉसिप कर रहे थे। सिगरेट मुंह में दबाए वो एक मोटे कोवर्कर से पूछता है कि वो क्या बोल रहा है। कोवर्कर बोला कि सू फैमिली की बेटी शहर के सबसे रिच आदमी के बेटे से शादी कर रही है। ये बात वोंग हान के लिए बेकार थी। फिर कोवर्कर ने अपना फोन निकाला और सू फैमिली की खूबसूरत बेटी का फोटो दिखाया। वो बोला कि इतनी परफेक्ट गर्ल का उस आदमी से शादी करना बेकार है। वो आदमी अगली है और किसी काम का नहीं। फोटो देखते ही वोंग हान चौंक गया। उसे वो लड़की जानी पहचानी लगी। तभी कोवर्कर ने फोन वापस ले लिया और वोंग हान की यादें साफ हो गईं। कोवर्कर ने पूछा कि क्या उसे भी लगता है कि इतनी अच्छी गर्ल किसी घटिया लड़के के साथ बर्बाद हो रही है। लेकिन वोंग हान ने उसे पहचान लिया। वो वही नशे में धुत लड़की थी जिसने एक बार उसे फंसाने की कोशिश की थी। अचानक उसे एहसास हुआ, वही तो थी जिसने अभी थोड़ी देर पहले कॉल किया था। क्या ये कॉल सच में धोखा नहीं था? सीन फ्लैशबैक होता है 1 मंथ पहले। सू फैमिली की बेटी होटल के हॉलवे में लड़खड़ाती हुई चल रही थी। उसे शक था कि चिन्हाउ नाम के लड़के ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया है। वो अपने रूम 809 की तरफ बढ़ी, लेकिन नशे में उसने नंबर गलत पढ़ लिया। एक डोर थोड़ा खुला हुआ मिला और उसने सोचा शायद वही उसका रूम है। वो अंदर चली गई। अंदर रूम में वोंग हान अपने बेड पर बैठा है, डिप्रेस्ड और भारी शराब पी रहा है। वो सोच रहा है कि कैसे उसे कहा गया था कि उसकी ऑरा बहुत इंटेंस है और इसी वजह से उसका मौका छिन गया। अब उसने डिलीवरी जॉब पर ही रिजाइन कर लिया है। तभी वही लड़की सूची लड़खड़ाती हुई उसके रूम में आई और बेड पर गिर गई। बेहोशी और बुखार जैसी हालत में उसने ऊपर देखा और बोली, तुम कौन हो? क्या मेरी हेल्प कर सकते हो? मेरा सर घूम रहा है, बहुत गर्मी लग रही है। वोंगहान भी नशे में था, लेकिन उसकी खूबसूरती देखकर जैसे थम गया। वो सोच रहा था कि ये गर्ल कितनी सुंदर है। जैसे जैसे वो उसके और करीब आई और हेल्प की भीख मांगने लगी, वोंगहान परेशान हो गया। उसके मन में आया, क्या मैं सपना देख रहा हूं? उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। पास ही शराब की बोतल जमीन पर गिरी हुई थी। तेज हालात से घबराकर जब वो अचानक प्रेजेंट में लौटा, वोंगहान अपनी यादों में खोया हुआ था, अपने कोवर्कर के फोन में सूची की फोटो को घूरते हुए। उसका कोवर्कर फैटी उसे खोया देख नाम लेकर पुकारता है। फैटी मजाक उड़ाने लगता है। वो सबको याद दिलाता है कि हान हमेशा झूठी कहानियां बनाता है, जैसे कि उसने किसी इंटरनेशनल मूवी स्टार के साथ सोया था। फिर वो ताना मारता है कि क्या अब हान ये भी बोलेगा कि उसने सू फैमिली की बेटी के साथ भी कुछ किया है। बाकी कोवर्कर्स भी हंसने लगते हैं। वो सब उसकी ओर टॉल टेल्स याद करने लगते हैं, जैसे कि वो इंटरनेशनल हथियारों का डीलर था या फिर बेजिंग की किसी इलीट फैमिली का बड़ा आदमी था। लेकिन वोंगहान शांत बना रहता है। वो सिगरेट जलाता है और कहता है कि तुम लोग समझते नहीं। फिर रहस्यमयी अंदाज में कहता है, जो मैं करता हूं वो सबके सामने छुपा होता है। तभी एक लड़का उसकी बातों को मजाक मानकर टालता है, लेकिन उसी समय उनकी बातचीत बीच में रुक जाती है। एक लाल लग्जरी स्पोर्ट्स कार डिलीवरी सेंटर के सामने आकर रुकती है। सारे ड्राइवर्स हैरान रह जाते हैं। ड्राइवर साइड का दरवाजा खुलता है और एक पतली सी टांग हाई हील पहनकर बाहर निकलती है। औरत बाहर आती है। वो सूची थी। उसका अंदाज शालीन और बेहद खूबसूरत था। वोंगहान के कोवर्कर्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनकी आंखों में जैसे दिल बन जाते हैं। वो कहते हैं कि ये औरत तो बिल्कुल मोहक है। जैसे जैसे वो चलकर उनकी तरफ आती है, एक लड़का उसे पहचान लेता है। वो चौंक कर बोलता है कि ये तो वही लड़की है जो फोटो में थी। सबको यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि सू फैमिली की बेटी उनके छोटे से डिलीवरी सेंटर में आ गई है। सूची सीधे वोंगहान के पास आती है, जो आराम से खिंचाव कर रहा था। वो पूछती है, तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे थे? अभी थोड़ी देर पहले जो कोवर्कर्स उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो सब पूरी तरह से स्टन्ड रह जाते हैं।
सबको यकीन ही नहीं हो रहा था कि वोंगहान सच में मशहूर सू फैमिली की बेटी को जानता है, लेकिन वोंगहान कूल बना रहता है। वो ऐसा दिखाता है जैसे उसे कोई मिस्ड कॉल दिखी ही नहीं। फिर शांत अंदाज में पूछता है, क्या हो रहा है? सीधे मुद्दे पर आते हुए सूची उसकी आंखों में देखती है और कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चा उसका है। ये सुनते ही उसके कोवर्कर्स सदमे में पड़ जाते हैं। वो चिल्लाने लगते हैं, यकीन नहीं कर पा रहे कि इतनी अमीर और खूबसूरत औरत उनके दोस्त के बच्चे की मां बनने वाली है। एक तो कसम खा लेता है कि अब कभी नहीं कहेगा कि हान झूठी कहानियां बनाता है। वोंग हान खुद भी हक्का बक्का रह जाता है। वो आंखें मलकर पूछता है, क्या तुम पक्की हो? सूची का चेहरा सख्त होता है। वो कहती है कि उसके साथ हॉस्पिटल चलो, वहीं सब साफ हो जाएगा। वो अपनी कार के पास खड़ी होकर इंतजार करती है। उधर उसके को-वर्कर्स उसे जल्दी जाने की सलाह देते हैं। वोंग हान परेशान होकर मान जाता है और एक दोस्त से कहता है कि उसकी ड्यूटी कवर कर ले। फिर दोनों उसकी रेड कार में बैठकर तेजी से निकल जाते हैं। पीछे खड़े बाकी डिलीवरी बॉयज अब भी हैरान रह जाते हैं। कार के अंदर माहौल भारी है। वोंग हान पूछता है, क्या बच्चा सच में मेरा है? सूची गुस्से में छोटा सा जवाब देती है, मैं इतनी बड़ी बात पर झूठ क्यों बोलूंगी? वोंग हन गंभीर होकर कहता है, अगर बच्चा मेरा है तो मैं तुम्हारी और बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। सूची उसे शक भरी नजर से देखती है और हंसते हुए कहती है, तुम अपनी डिलीवरी जॉब की कमाई से जिम्मेदारी लोगे? लेकिन वोंग हन बेपरवाह था। वो सीट पर पीछे टिककर आत्मविश्वास से कहता है, ईमानदारी से कमाया हुआ काम कभी छोटा नहीं होता। तुम्हारा और बच्चे का ध्यान रखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। सूची उसे याद दिलाती है कि वो जैंगनिंग की ताकतवर सू फैमिली से है। वोंग हान ने साफ कह दिया कि स्टेटस जैसी बातें सबसे बेवकूफी की चीज है। उसका लापरवाह अंदाज देखकर सूची गुस्से में एक्सेलरेटर दबा देती है। कार जोर से झटका खाती है और वोंग हान आगे की तरफ फेंका जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, ये तुमने जानबूझकर किया है। आखिर इतना खास क्या है सू फैमिली में? तनाव भरी जर्नी खत्म होती है जब कार एक बड़े हॉस्पिटल के सामने रुकती है। सूची कार पार्क करती है और ठंडे अंदाज में कहती है, हम आ गए। कार से उतरते ही सूची उसे चेतावनी देती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा वर्ड यूं हल्के में इस्तेमाल मत करो। वो याद दिलाती है कि अगर उसके फैमिली को पता चल गया कि एक फूड डिलीवरी बॉय ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया तो नतीजे बहुत भारी होंगे। ये सुनकर वोंग हन को गुस्सा आ जाता है। वो जोश में कहता है, मेरे लिए ये मजाक नहीं है। अगर बच्चा मेरा है तो मैं जिम्मेदारी जरूर लूंगा। सूची उसकी बात अनसुनी कर देती है और कहती है, अंदर चलो। दोनों हॉस्पिटल के हॉलवे में चलते हैं। सूची उसे खींचकर एक दरवाजे तक ले जाती है जिस पर लिखा है ऑपरेटिंग रूम। वोंग हान अचानक रुक जाता है और हैरानी से पूछता है, हम यहां क्यों आ रहे हैं? सूची पीछे मुड़कर उसे देखती है। उसका चेहरा दृढ़ था। वो कहती है कि वो अंदर जा रही है। तभी वोंग हान समझ जाता है कि उसका असली इरादा प्रेगनेंसी को खत्म करना है। घबराकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो गिड़गिड़ाकर कहता है, मुझे पता है तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें और बच्चे को संभाल नहीं पाऊंगा, लेकिन पैसे कोई मसला नहीं है, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। तभी एक नर्स आकर सूची से कहती है कि प्रोसीजर का टाइम हो गया है। सूची वोंग हान की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर हल्की लेकिन समझ में न आने वाली मुस्कान होती है। वो नर्स से हामी भरती है और अपना हाथ छुड़ाकर अंदर चली जाती है। वोंग हन पीछे से बेताबी से उसे पुकारता रह जाता है। क्लोज्ड डोर के बाहर खड़ा वो खुद को बेबस और गुस्से में पाता है। उसके मन में आता है कि वो इस जिद्दी औरत को रोक ही नहीं सकता। अंदर ऑपरेटिंग रूम में सूची पेशेंट गाउन पहने टेबल पर लेटी होती है। एक सर्जन पूछता है, क्या तुम तैयार हो? दूसरा सर्जन सिरिंज तैयार करता है और कहता है, रिलैक्स हो जाओ। सूची आंखें बंद कर लेती है, लेकिन आखिरी पल पर प्रोसीजर शुरू होने से ठीक पहले वो हाथ उठाती है और कहती है, रुको। इसी बीच वोंग हान वेटिंग एरिया में झुका हुआ बैठा था। उसने हालात को मान लिया था। सोच रहा था कि अगर सूची बच्चा नहीं चाहती तो वो उसे रोक नहीं सकता। अचानक ऑपरेटिंग रूम का दरवाजा खुला और सूची बिना बदले हुए बाहर आ गई। वोंग हान दंग रह गया। वो फौरन खड़ा हुआ और हैरानी से बोला, इतनी जल्दी? क्या आजकल सर्जरी इतनी तेज हो जाती है? सूची जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बोली कि वो थक गई है और उसे घर छोड़ने के लिए कहा। वोंग हान आत्मविश्वास से मान गया। उसका कंधा पकड़कर बोला,
अरे मैं तो फाइटर जेट भी उड़ा सकता हूं। वो सूची की रेड स्पोर्ट्स कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और हॉस्पिटल से निकलकर एक अमीर नेबरहुड लुअन की तरफ ले जाने लगा। ड्राइव के दौरान सूची आराम कर रही थी। तभी वोंग हान को एक कॉल आया। दूसरी तरफ वाले ने कहा कि आज रात जियान टावर में एक बिडिंग इवेंट है, जहां पुराने साहब चाहते हैं कि वो जरूर पहुंचे। उसने ये भी बताया कि चेंबर प्रेसिडेंट लिंकिंग यान उनकी तरफ है। वोंग हान शांत अंदाज में इंस्ट्रक्शन सुनकर मान गया। उसकी जिंदगी का एक रहस्यमयी और ताकतवर पहलू सामने आया, जिसके बारे में सूची को कुछ पता नहीं था। कुछ देर बाद वो सू फैमिली की बड़ी हवेली के सामने पहुंच गए। वोंग हान ने सूची को जगाते हुए कहा, हम पहुंच गए। सूची कार से उतरी और ठंडे लहजे में बोली कि उसके फैमिली के देखने से पहले वो चला जाए। वोंग हान ने देखा कि उसका चेहरा फीका लग रहा था, तो उसने दरवाजे तक छोड़ने की पेशकश की, लेकिन सूची ने ठंडेपन से मना कर दिया और बोली, मेरे कामों में दखल मत दो। जैसे ही वो पलटी, उसका हील जमीन की दरार में फंस गया। वो संतुलन खो बैठी और चिल्लाती हुई गिरने लगी। लेकिन हैरतअंगेज तेजी से वोंग हान आगे लपका और उसे जमीन पर गिरने से पहले थाम लिया। उसे संभालते हुए वो हंसकर बोला, इतनी अनाड़ी मत बनो। सूची गुस्से में बोली, क्या कहा? वोंग हान ने दोहराया, तुम तो अनबिलीवेबल अनाड़ी हो। गुस्से में सूची ने उसकी कमर को जोर से मरोड़ दिया। वोंग हान दर्द से चिल्ला उठा, लेकिन यह जोर लगाना सूची पर भारी पड़ा। वो दर्द से कराह उठी। उसे तड़पता देख वोंग हान ने उसे अचानक अपनी बाहों में उठा लिया। वो उसे अंदर लैविश हाउस में ले गया और सोफा पर हल्के से बैठा दिया। फर्स्ट एड किट खोलकर उसने उसका ट्विस्टेड एंकल संभालना शुरू किया। सूची ने विरोध किया और कहा कि वो चला जाए, लेकिन वोंग हान ने सख्त लहजे में कहा, हिलो मत। जैसे ही वो उसका एंकल बैंडेज कर रहा था, तभी रूम में दो औरतें दाखिल हुईं। न्यू कमर्स थे यांग हुईमान, सूची की मां, और उसकी बेस्ट फ्रेंड लिन शूफू। सूची की मां ने यह सीन देखा तो शॉक में आ गई और गुस्से में बोली, ये क्या हो रहा है? वोंग हान और सूची ने एक साथ समझाया कि उसका एंकल ट्विस्ट हो गया था। फिर अपनी मां को देखते हुए सूची ने बहुत काल्मली कहा, मेरा बॉयफ्रेंड बस मुझे दवा लगाने में हेल्प कर रहा था। यह सुनकर वोंग हान बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। सूची की मां यांग हुईमान और भी ज्यादा शॉक में आ गईं। उन्होंने कांपती उंगली से वोंग हान की ओर इशारा किया, जो अभी भी अपने डिलीवरी यूनिफॉर्म में था, और चिल्लाकर बोली, क्या ये आदमी सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अपनी बेटी की बात से हैरान यांग हुईमान गुस्से में पूछने लगी कि ये डिलीवरी गाय कौन है और यहां क्या कर रहा है। सूची थोड़ी देर चुप रही। फिर जब माहौल ज्यादा गर्म हो गया तो उसने मजबूरी में मुस्कुराकर अपनी बात पलट दी। वो बोली, मां, मैं मजाक कर रही थी। बस मेरा एंकल मुड़ गया था और इस आदमी ने मुझे अंदर लाने में हेल्प की। यंग हुईमान ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी बेटी को डांटते हुए बोली, तूने मुझे डरा दिया। तू चिन फैमिली में शादी करने वाली है। अब कोई गलती बर्दाश्त नहीं होगी। अब तक चुप वोंग हान मां की तिरस्कार भरी बातों से आहत हो गया। उसने गंभीर आवाज में पूछा, डिलीवरी गाय होने में क्या बुरा है? यंग हुईमान ने घृणा से मुंह बिचकाते हुए कहा, तू एक लो क्लास नोबडी है। अपनी औकात से बाहर किसी से डेट करने का सपना मत देख। यह सुनते ही वोंग हान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन हालात बिगड़ने से पहले सूची ने बीच में हस्तक्षेप किया। उसने शांत स्वर में कहा, वोंग हान, तुम अब जा सकते हो। मदद के लिए थैंक यू। वोंग हान ने छोटा सा सिर हिलाया और बिना कुछ बोले निकलने लगा। जैसे ही वो बाहर गया, सूची की बेस्ट फ्रेंड लिन शू उसे जाती निगाहों से थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ देखती रही। उसके जाने के बाद यांग हुईमान ने घृणा से कहा, लिन शू, इसे उसके रूम तक छोड़ दो और कोई आकर इस जगह को साफ करे जहां वो गंदा डिलीवरी गाय खड़ा था। बाद में जब सूची अपने बेडरूम में पहुंची, लिन शू ने उसे बेड पर बैठने में हेल्प की। उसने फौरन पूछा, असल में तुम्हारा उस आदमी के साथ क्या रिश्ता है? सूची ने पहले टालने की कोशिश की और बोली कि उनके बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन लिन शू ने दृढ़ता से कहा, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। जिस तरह तुम उसे देख रही थी वो क्लियरली कुछ नहीं था। आखिरकार अपनी फ्रेंड के सटीक अंदाज से कॉर्नर्ड होकर सूची ने सच्चाई मान ली। उसने कन्फेस किया, मैं प्रेग्नेंट हूं और बच्चा उसी का है, लिनशू, लीनू। यह सुनकर बिल्कुल हक्का बक्का रह गई। वो चिल्लाकर बोली, तू प्रेग्नेंट है? यह कैसे हो सकता है? गुस्से और शौक में उसने सवाल किया।
इतने सारे लोगों में से वो भी एक डिलीवरी गाय? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? सूची ने शांत रहकर समझाया। उस दिन मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी। ये बस एक गलती थी। लेकिन लिनशू हार मानने वाली नहीं थी। उसने जोर देकर पूछा, अब तू करने क्या वाली है? याद रख, चिन फैमिली से तू ये बात हमेशा के लिए छुपा नहीं सकती। सूची ने हैरानी से काल्म होकर कहा, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं बेबी को रखूंगी। लीनू को लगा उसकी फ्रेंड पागल हो गई है। उसने ऑलमोस्ट चिल्लाकर कहा, तूने अपना दिमाग खो दिया है क्या? तू सू फैमिली की बेटी है। वो आदमी बस एक डिलीवरी गाय है। अगर चिन फैमिली को पता चला तो तेरे लिए बहुत बुरा होगा। सूची ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया। बस, बहुत हो गया, मैं खुद संभाल लूंगी। फिर उसने बात बदलते हुए पूछा, वैसे तू वापस टाउन में क्यों आई? लिनशू ने बताया, मेरे दादा जांगनिंग आए हैं, एक बड़े आदमी से मिलने और आज रात की बिडिंग इवेंट देखने। तो मैं भी साथ चली आई। सूची को कोई खास इंटरेस्ट नहीं था और उसकी बेरुखी ने लिनशू को चिढ़ा दिया। अचानक लिनशू की आंखों में एक चालाक चमक आई। वो मुस्कुराकर बोली, मुझे एक ब्रिलियंट आइडिया आया है। वो सूची के करीब झुककर धीरे से बोली, अगर कभी तेरा सीक्रेट बाहर आ गया तो बस कह देना कि उस डिलीवरी गाय ने तेरा रेप किया था। सूची घृणा से पीछे हट गई और गुस्से में बोली, क्या गंदी सोच है ये, घिनौना है। मीनवाइल सू फैमिली एस्टेट से निकलकर वोंगहान अब एक्सक्लूसिव विला डिस्ट्रिक्ट में पैदल चल रहा था। उसने मोबाइल निकाला और बड़बड़ाया, यहां टैक्सी भी नहीं मिलती। तभी एक स्लीक ब्लैक कार उसके पास आकर रुकी। कार से एक शार्प सूट पहना हुआ सिल्वर हेयर्ड आदमी उतरा। वो सीधे वोंगहान के पास आया और सम्मान से बोला, यंग मास्टर। वोंगहन चौंक गया। आदमी ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, मैं लिंकिंग यून हूं, जुआंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट। मैं आपको आज रात के बिडिंग इवेंट में ले जाने आया हूं। वोंगहन ने थोड़ी देर सोचा और याद आया कि उसके दादाजी ने इस बारे में बात की थी। तभी उसे अपनी हिडन पावरफुल आइडेंटिटी याद आई, जो उसकी डिलीवरी जॉब से बिल्कुल अलग थी। उसने काल्म होकर कहा, ठीक है, लेकिन बिडिंग से पहले मुझे नहाना है और कपड़े बदलने हैं। लिंकिंग युन ने रिस्पेक्टफुली झुककर कहा, सब अरेंज हो जाएगा यंग मास्टर। वो कार का डोर खोलकर खड़ा हो गया और वोंगहन उसके साथ लग्जूरियस ब्लैक लिमुजीन में बैठ गया। सीन शिफ्ट, ग्रैंड बॉलरूम में एक बड़ा बिडिंग इवेंट हो रहा था। हॉल के चारों तरफ बड़े झूमर चमक रहे थे। हर तरफ रिच लोग महंगे सूट्स और सुंदर ड्रेसेस पहनकर बातें कर रहे थे। वोंगहन अब बिल्कुल बदल चुका था। उसने डिलीवरी वाली जैकेट उतारकर एक दमदार सिलाई हुई सूट पहन ली थी। भरोसे से भरा हुआ वह भीड़ को देखते हुए खड़ा था। तभी उसकी नजर एक जानी पहचानी शख्सियत पर पड़ी। वो थी लिन शुफू, सूकी की सबसे अच्छी दोस्त, जो सफेद चमकदार गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह घमंड से उसके पास आई और बोली, तू यहां क्या कर रहा है? एक डिलीवरी वाला इतना खास इवेंट में? हान कुछ कह पाता, इससे पहले ही उसने शक जताया। समझ गई, तू यहां भी पार्ट टाइम काम करने आया होगा। हान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती किनारे ले गई। वहां उसने सख्त लहजे में कहा, वोंगहान, सुन ले, सुकी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वो प्रेग्नेंट है और बच्चा तेरा है। अगर तूने जिम्मेदारी नहीं ली तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। हान पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, लेकिन मुझे तो लगा सूकी ने हॉस्पिटल में बच्चा गिरा दिया था। यह सुनकर लिन गुस्से में बोली, तू गलत सोच रहा है। उसने बच्चा रखने का फैसला किया है। यह सुनकर हान के होश उड़ गए। उसने हैरानी से उसका नाम लिया, सूकी। उसे समझ आ गया कि सूकी ने सर्जरी नहीं करवाई थी। लिन ने उसकी चुप्पी को कमजोरी समझा और दोबारा धमकी दी, अगर तू भागने की सोच रहा है तो याद रख, तेरी जिंदगी को नर्क बना दूंगी। इतना कहकर उसने गुस्से में अपनी हील हान के जूते पर जोर से दबा दी। हान दर्द से चिल्लाया और लिन चेहरे पर संतोष की मुस्कान लिए वहां से चली गई। उसी वक्त हॉल में ऐलान हुआ, सभी मेहमान ध्यान दें, बिडिंग शुरू होने वाली है। हान अभी भी सूकी के बारे में सोच रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने बच्चा रखने का फैसला किया है। उसने मन में ठान लिया कि काम खत्म होते ही वह तुरंत उसके पास जाएगा। तभी एक औरत बिजनेस सूट पहनकर उसके पास आई और झुककर बोली, यंग मास्टर नमस्ते, मैं लियू युआ हूं, आपकी नई असिस्टेंट। चेयरमैन लिंकिंग युन ने मुझे आपको मदद करने के लिए भेजा है। हन ने सिर हिलाया और बोला,
चलो अब वक्त आ गया है। दोनों साथ में मेन इवेंट हॉल की ओर बढ़े। उनकी एंट्री ने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। स्टेज पर एक मोटा चटकदार कपड़े पहने आदमी आया। घमंड से बोला, आज की मेन बेड, नया डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट अब से चिन परिवार का है। सब लोग हमारी इज्जत करेंगे, वरना अंजाम भुगतना होगा। हन ने अपनी असिस्टेंट से धीरे से पूछा, ये कौन है? लियू युआ ने बताया, ये चिनले है, चिन परिवार का बड़ा बेटा। चिन फैमिली जांगनिंग के सबसे अमीर परिवारों में से एक है और इस प्रोजेक्ट में हमारे सबसे बड़े दुश्मन। एक हल्की सी हंसी के साथ वोंगहान बोला, क्या सच में ऐसा आदमी मुझसे टक्कर ले पाएगा? उसकी असिस्टेंट लियू युआ ने समझाया, चिन परिवार यह प्रोजेक्ट जीतकर सू परिवार के साथ मैरिज अलायंस का फायदा उठाना चाहता है। असल में उन्हें कुछ बड़ी परेशानियों से निकलने के लिए इस डील की सख्त जरूरत है। सू परिवार का नाम सुनते ही वोंगहन के दिमाग में सारी बातें जुड़ गईं। उसे अपने को वर्कर की बात याद आई। मिस सू को एक घटिया अमीरजादे से शादी करने पर मजबूर किया जा रहा है। अब सब साफ था। वो घमंडी आदमी चिनले वही फियांसे था जिससे सुक्सी की शादी तय की गई थी। उसका चेहरा गुस्से और ठंडे इरादों से भर गया। उसे अब सब कनेक्शन समझ आ गए थे। सूकी की एंगेजमेंट, उसके परिवार की मुसीबतें और यह जबरदस्त बिडिंग वॉर। मंच पर ऑक्शनियर ने मेन आइटम पेश किया, लॉट 053 नया डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट। बिना देर किए चिनले ने अपना पैडल उठाया और बोला, 5 बिलियन। पूरे हॉल में हलचल मच गई। लोग फुसफुसाने लगे, चिन परिवार तो यह प्रोजेक्ट हर हाल में लेने वाला है। सू परिवार से होने वाली शादी के बाद तो और कोई चैलेंज करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। लग रहा था बोली यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी हान ने अपना पैडल धीरे से उठाया और काल्म आवाज में बोला, 6 बिलियन। पूरा हॉल अचानक चुप हो गया। फिर तेज फुसफुसाहट और हैरत से भरी बातें शुरू हो गईं। यह आदमी है कौन? इतनी हिम्मत कि चिन परिवार को चुनौती दे? लगता है यह कोई लोकल नहीं है। दूसरी ओर चिनले का घमंडी चेहरा गुस्से से भर गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उंगलियां सफेद हो गईं। वो हान को घूरते हुए दहाड़ा, तू है कौन? मुसीबत ढूंढ रहा है क्या? लेकिन हान पूरी तरह कंपोज्ड रहा। वो बोला, ये ऑक्शन है, यहां हाईएस्ट बिडर जीतता है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? चिनले गुर्राया, क्या तूने नहीं सुना कि यह प्रोजेक्ट चिन परिवार के लिए है? हान ने बेपरवाही से जवाब दिया, सुना है, लेकिन उससे मेरा क्या लेना देना? यह सुनकर आसपास के मेहमान फिर से सन्न रह गए। सब सोचने लगे, आखिर ये आदमी है कौन जो खुलेआम चिन परिवार को चुनौती दे रहा है? गुस्से से बेकाबू चिनले ने पैडल उठाकर गरजते हुए बोला, 7 बिलियन। हान ने बिना पलक झपकाए काउंटर किया, 8 बिलियन। हॉल का माहौल और भी भारी हो गया। तनाव हवा में लटक गया था। अब चिनले बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो अपनी गार्ड्स के साथ गुस्से में हान की ओर बढ़ा। चिनले गुस्से से वोंगहान के चेहरे के करीब आकर चिल्लाया, जांगनिंग सिटी में चिन फैमिली ही कानून है। वो आखिरी कोशिश में 900 मिलियन की बोली लगाता है और वोंगहान को ललकारते हुए कहता है कि अगर उसकी डेथ विश है तो बोली बढ़ाकर दिखाए। वोंगहान बस हल्के से हंसता है, पूरे मजाकिया अंदाज में और बड़ी कैजुअल टोन में 1 बिलियन की बोली लगा देता है। सभी के सामने बुरी तरह इंसल्ट होकर चिनले आपा खो बैठता है। वो चीखता है कि वोंगहान ने हद पार कर दी है और धमकी देता है कि उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। फिर वो गुस्से में एक बेतरतीब मुक्का वोंगहान के चेहरे पर फेंकता है। लेकिन वोंगहान की स्पीड इंसानी हद से बाहर है। वो आसानी से उस अटैक को डॉज करता है और एक ही मूव में चिनले के चेहरे पर जबरदस्त पंच मारता है। चिनले दर्द से चीखते हुए दूर जा गिरता है। वोंगहान ताना मारते हुए पूछता है, तुम्हें सच में लगा तुम अकेले मुझे हरा सकते हो? चिनले जमीन पर पड़े हुए हैरान होता है। तभी उसके 2 बॉडीगार्ड्स खड़े होकर वोंगहान पर टूट पड़ते हैं। इसके बाद की फाइट बेहद तेज और खतरनाक होती है। वोंगहान बिजली जैसी स्पीड से मूव करता है, तगड़े किक्स और पंचेस से दोनों बॉडीगार्ड्स को कुछ ही सेकंड में गिरा देता है। चिनले किसी तरह खड़े होने की कोशिश करता है। अपना सूजा हुआ चेहरा पकड़कर डिसबिलीफ में चीखता है कि वोंगहान ने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की। वोंगहान ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देता है, अब मारने वाला मैं हूं। वो फिर से अटैक करता है और एक जोरदार किक से चिनले के आदमी को हवा में उड़ा देता है।
वो बॉडीगार्ड जाकर सीधे अपने बॉस पर गिरता है और दोनों बुरी हालत में बेहुदा तरीके से बेहोश हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड में लड़ाई खत्म हो जाती है। वोंग हान पूरी शांति से केओस के बीच खड़ा रहता है। वो मुड़कर शॉक्ड लोगों से भरे हॉल की तरफ देखता है और डर से कांपते ऑक्शनियर से कैजुअली पूछता है, और कोई बोली लगाएगा? ऑक्शनियर हकलाते हुए जल्दी से कहता है कि अब कोई बिडर नहीं है। वोंग हान ने ऑक्शन जीत लिया है, उसका काम पूरा हो गया। वो अपनी असिस्टेंट लियू युआ को कहता है, डॉक्यूमेंट्स साइन कर दो और फंड ट्रांसफर कर दो, मुझे अर्जेंट काम है। वो एक आखिरी हाथ हिलाकर कॉन्फिडेंट अंदाज में हॉल से बाहर निकल जाता है, सबको उसी पावर के शॉक में छोड़ते हुए। सीन शिफ्ट होता है एक बेहद लग्जूरियस कमरे में। वहां लिन शूफू अपने दादा लिनकिंग यून के सामने खड़ी है। वो पूछती है, आपने इतनी जल्दी मुझे क्यों बुलाया कि मुझे ऑक्शन भी मिस करना पड़ा? उसका दादा गंभीरता से जवाब देता है कि जब उनका गेस्ट आए तो उसे संभल कर रहना होगा, क्योंकि अब तक वो इस शख्स के असली स्वभाव को पूरी तरह समझ नहीं पाया है। लिनसूफू ताना मारते हुए बोली कि आखिर ऐसा कौन सा बड़ा आदमी है जिसने उसके पावरफुल दादा को इतना सावधान बना दिया है। तभी एक एड अंदर आता है और चेयरमैन को बताता है कि ऑक्शन खत्म हो गया है। लिंकिंग यून पूछते हैं, क्या चिन फैमिली जीती? लेकिन एड बताता है कि कोई और विजेता निकला। लिनू हैरानी से चिल्ला उठती है, इम्पॉसिबल! चिन फैमिली कैसे हार सकती है? आखिर इतनी हिम्मत किसमें हुई कि प्रोजेक्ट छीन ले? उसका दादा शांति से बताता है कि जिस शख्स का इंतजार हो रहा है वही पहुंच चुका है। फोन पर नजर डालते हुए शायद किसी न्यूज अपडेट पर लिनसूफू कहती है कि ये आदमी तो हद से ज्यादा एरोगेंट है। वो अपने दादा से कहती है कि ये न्यूज इतनी जरूरी है कि इंतजार नहीं किया जा सकता, और बाहर जाकर अपनी फ्रेंड नान सूकी को कॉल करने निकल जाती है। हॉलवे में चलते हुए वो अपने ख्यालों और फोन कॉल में इतनी खोई रहती है कि ध्यान ही नहीं देती, और सामने से आते वोंग हान से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि वो हल्की सी चीख निकालती है और उसके सीने से टकरा जाती है। गुस्से में ऊपर देखती है और शॉक में रह जाती है उसका चेहरा पहचान कर। वो चिल्लाती है, फिर से तुम? ये गंदा फूड डिलीवरी वाला यहां कैसे? आंखें नहीं हैं क्या रास्ता देखने के लिए? लेकिन उसकी अर्जेंट कॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो तुरंत पीठ घुमा लेती है और साइलेंट वोंग हान को इग्नोर करके फोन पर सूची को इंपॉर्टेंट न्यूज बताने लगती है। वोंग हान बस चुपचाप उसे जाते हुए देखता है, उसके चेहरे पर एक अनरीडेबल एक्सप्रेशन के साथ। लिनू के चले जाने के बाद वोंग हान अंदर जाता है लिंकिंग युन से मिलने। बूढ़ा आदमी उसे सम्मान से ग्रीट करता है। वोंग हान कंफर्म करता है कि उसका ऑक्शन वाला काम पूरा हो चुका है और कैजुअली पूछता है उस लड़की के बारे में जिससे वो अभी टकराया। लिंचिंग युन उसे अपनी पोती लिनू से मिलवाता है और जोर देकर बताता है कि वो अभी अनमैरिड है। वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि लिनू वोंग हान को बहुत एडमायर करती है और हमेशा से मिलने की ख्वाहिश रखती थी। ये मैच मेकिंग की कोशिश सुनकर वोंग हान मुस्कुरा देता है और थके हुए अंदाज में कहता है, गिव मी अ ब्रेक। वो तुरंत टॉपिक बदल देता है और पूछता है कि क्या लिंकिंग युन सूची को जानता है। लिंकिंग युन बताता है कि सूची सू फैमिली की यंग लेडी है, अपनी जनरेशन की सबसे आउटस्टैंडिंग टैलेंट, लेकिन फैमिली बेटों को ज्यादा महत्व देती है, इसलिए उसे कभी स्पॉटलाइट में नहीं आने दिया। वो कंफर्म करता है कि चिन फैमिली ने सू फैमिली से शादी का अलायंस प्लान किया था प्रोजेक्ट जीतने के बाद, लेकिन वोंग हान की दखल के कारण वो प्लान अब डिले हो गया है। जिज्ञासु होकर वोंग हान और पर्सनल डिटेल्स पूछता है, सूची की डेली लाइफ, रोमांटिक हिस्ट्री। लिंकिंग युन बताता है कि सू फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग देती है और सूची की पर्सनालिटी भी स्टबर्न है। वो लोगों से आसानी से इन्वॉल्व नहीं होती और जहां तक उसे पता है उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। ये सुनकर वोंग हान के चेहरे पर एक चालाकी और सब समझ जाने वाली मुस्कान फैल जाती है। उसी समय उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर सूची का नाम चमकता है। वो मुस्कुराते हुए कॉल उठाता है और कहता है, अभी तो मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। दूसरी तरफ से सूची पूछती है कि क्या उसके पास समय है और बताती है कि वो उससे मिलना चाहती है। वोंग हान तुरंत राजी हो जाता है और उसका लोकेशन पूछता है। अब उसकी जरूरी मीटिंग साफ हो चुकी थी। वो खड़ा होता है और लिंकिंग युन से कहता है कि उसे अब जाना होगा और रिपोर्ट वो बाद में दे सकता है। जैसे ही वो बाहर निकलने लगता है, लिंकिंग युन आखिरी कोशिश करता है। वो अपनी पोती का जिक्र करता है
बताता है कि वो लंदन की रॉयल एकेडमी से ग्रेजुएट है, ठीक वैसे ही जैसे वोंग हान। लेकिन वोंग हन अनमना सा जवाब देता है, अगली बार बात कर लेंगे, और बाहर निकल जाता है। सीन बदलता है, एक पार्क में जो शहर की तरफ खुलता है। बेंच पर अकेली सूची बैठी है, गहरी सोच में डूबी हुई। थोड़ी देर बाद वोंग हान अपनी लाल मोटरसाइकिल पर आता है, इस बार फिर से शार्प सूट में। वो उसके पास आकर बैठता है और सीधे मुद्दे पर आता है। उसका हाथ उसके कंधे पर रखते हुए कहता है, बच्चे को लेकर बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम दोनों का पूरा ध्यान रखूंगा। फिर वह और आगे बढ़ता है, अगर तुम्हें शादी करनी है तो हम कभी भी जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये उसका जिम्मेदारी निभाने का पक्का वादा था। सूची उसकी बात सुनकर भी शंकित रहती है। हल्की सी मुस्कान के साथ चिढ़ाते हुए पूछती है, इतना बड़ा वादा निभा भी पाओगे? अफोर्ड कर लोगे? वोंग हान बेफिक्र होकर दूर शहर की तरफ देखते हुए कहता है, क्या ऐसा है जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता? अपनी बात साबित करने के लिए सूची अपनी कलाई उठाती है और अपनी महंगी घड़ी दिखाती है। वो पूछती है, पता है इसकी कीमत कितनी है? वोंग हान बिना झिझके पहचान लेता है, पाशा दार्तियर 40 लिली में 18K रोज गोल्ड, कीमत 3,62,000। उसकी जानकारी सुनकर सूची की आंखें फैल जाती हैं। वो हैरान होकर पूछती है कि एक डिलीवरी गाय साल में कितना कमाता है और कितने साल तक काम करेगा, तब जाकर इस एक घड़ी के बराबर कमा पाएगा। वोंग हन उसे फिर से भरोसा दिलाता है, पैसे की बिल्कुल चिंता मत करो, बच्चा जरूर पैदा करो। तुम्हें और बच्चे को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। यहां तक कि वो आत्मविश्वास से कहता है कि उनके लिए सब कुछ उपलब्ध कराना कोई मुश्किल नहीं होगा। सूची उसकी इस डींगे मारने वाली बात पर आंखें घुमाते हुए हंस देती है और ताना मारती है, थोड़ा कम शेख ही मार लोगे तो मर तो नहीं जाओगे। इतने में सूची का फोन बजता है। दूसरी तरफ उसकी मां की घबराई हुई आवाज आती है, तुरंत घर आओ, शिन्हाओ आया है शादी पर बात करने। सूची चुपचाप ठीक है कहती है। वो फोन रखकर वोंग हान की तरफ देखती है और कहती है, मुझे घर छोड़ दोगे? दोस्तों, आज के लिए इतनी ही। आगे आने वाला पार्ट बहुत दमदार होने वाला है। इसमें एमसी की असली ताकत देखने को मिलेगी। अगर अगला पार्ट देखना हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही वीडियो को हाइप करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें। तब तक के लिए अलविदा, सियोनारा।